मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम मालविया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में जिसका नाम है मैं मथुरा हूं। इस वक्त मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं अंजू सूद जी, श्याम प्रकाश पांडे जी और डॉक्टर ओम जी। अंजू सूद जी हनुमान प्रसाद धानुका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। इसके अलावा ये विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। श्याम प्रकाश पांडे जी शिक्षाविद हैं और परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य हैं। वहीं डॉक्टर ओम जी वृंदावन पब्लिक स्कूल धौरेरा के निदेशक हैं और ये भी एक शिक्षाविद हैं। इनके साथ बात करने के लिए मंच पर मौजूद हैं हमारे साथी वेद प्रकाश गौतम। वेद जी शुक्रिया शुभम जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पर आए और बहुत बहुत स्वागत न्यू न्यूज़ के मंच मैं मथुरा हूँ पर। वृंदावन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ आप काफ़ी लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो क्या स्थिति वृंदावन में आप शिक्षा की पाती हैं? अगर मैं आपसे ही शुरुआत करूं तो क्या स्थिति है वृंदावन में शिक्षा की? वृंदावन में शिक्षा का प्रतिशत बच्चों को पढ़ाने का पहले से बढ़ा है, लेकिन उतने प्रतिशत में 100% तो नहीं कह सकती। अभी भी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारे वृंदावन से जुड़े हुए जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो वृंदावन के कुछ ऐसे कॉर्नर्स हैं जहां अभी भी लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने में उतने जागरूक नहीं हैं, लेकिन ये प्रतिशत निश्चित रूप से पहले से काफ़ी आगे बढ़ा है। अगर बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो क्या स्थिति वृंदावन और आसपास के वृंदावन से जुड़े हुए जो विलेजेस हैं उनकी क्या स्थिति है? आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं? जी आप ही से नहीं कि कितने और पढ़ने आ रहे हैं। बालिकाओं में बहुत विशेष योग्यताएं हैं, टैलेंट हैं, क्षमताएं हैं, वो सीख भी रही हैं, लेकिन प्रतिशत मैंने पहले भी कहा उतना नहीं है। अभी आपके इस मंच के साथ साथ हम सबको, अन्य संस्थानों को आगे बढ़कर अभी बहुत काम करना है। एक मशाल शुरू हुई है, एक ज्योति शुरू हुई है। लोगों को समझ में आ रहा है कि शिक्षा ही वो एक मात्र माध्यम है जिसके द्वारा एक अंडरस्टैंडिंग, एक आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो शिक्षा को लेकर जागरूकता है, लेकिन अभी बहुत काम करना है। जी श्याम प्रकाश पांडे साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप भी शिक्षा से जुड़े हैं, तो हम आज वृंदावन में जो शिक्षा की स्थिति है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो स्थिति है वो अलग नहीं है, वो लगभग अगर सभी जगहों की देखी जाए तो तकरीबन एक ही सी स्थिति है। आप चाहे बात कर लीजिए, किताबें कितनी महंगी आती हैं, कमीशन सेट होते हैं, स्कूल की फ़ीस, बहुत सारी फ़ीसें ली जाती हैं एक फ़ीस के नाम पर। हालांकि इस बार योगी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। क्या समस्याएं हैं बेसिकली, क्यों इस तरह की समस्याएं उठती हैं? शिक्षा जैसे सेवा के क्षेत्र में जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? वृंदावन में शिक्षा का स्तर अच्छा हो, इस दृष्टि से चलने वाले विद्यालयों ने
अपना स्तर उच्च करने का प्रयास किया है जी। हम आज भी देखें तो उस स्तर की शिक्षा अभी हम यहाँ वृंदावन में नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ से गए हुए विद्यार्थी अधिक प्रतिशत मात्रा में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश ले पाएँ। कहाँ परेशानी आ रही है? तो उस गुणवत्तापरक और अच्छी शिक्षा ये हम दे सकें, इसलिए आवश्यक होता है वर्तमान समय के अनुरूप वो अच्छे टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स हम विद्यालयों में रखें, विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर पाएँ। और आजकल की जो बेसिक डिमांड है जी, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें जी, किताबों की महंगाई को लेकर उस विषय पर भी मैं आता हूँ। ये सारी चीज़ें ये आज अर्थ व्यय साध्य हैं। कोई भी संस्थान अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है और अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा देता है जी, अच्छे टीचर्स अपने यहाँ रखता है, अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वह विद्यालय चलाता है जी, तो सामान्य फीस में वह विद्यालय संचालित नहीं हो सकता। आप ये बात उस वृंदावन में बैठकर कर रहे हैं जहां पर गुरुकुलों में पहले शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। समय और परिवेश के अनुसार बदलाव आता है जी। और प्राचीन काल में जहाँ जो आवश्यकताएं थीं गुरुओं की, वो उसके हिसाब से आज के जो शिक्षक हैं उनकी आवश्यकताओं को कंपेयर नहीं किया जा सकता है जी। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो संस्थान निजी विशेष लाभ की दृष्टि से जो ऐसे काम करते हैं, अर्थात जैसे ज़्यादा महंगे प्रकाशकों की पुस्तकें अपने संस्थानों में लगाते हैं केवल कमीशन के लाभ के लिए, या वो बैग और ड्रेस उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ज़्यादा पैसा लेकर के अभिभावकों पर वजन डालते हैं, इस संबंध में सरकार को भी और प्रशासन को भी कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए जी। रही बात ये फीस का स्ट्रक्चर तय करने की, इस संबंध में भी एक कोई न कोई नीति निर्धारित हो। अगर कोई नीति निर्धारित होगी और उस पर अगर जवाबदेही होगी तो कोई भी प्रबंधन फिर ये प्रशासन से अलग होकर इस प्रकार का कोई काम नहीं कर पाएगा जिसको सामाजिक अनैतिकता की श्रेणी में रखा जा सके। हाँ, उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय को उतने संसाधन चाहिए ही अगर वह निजी संस्थान है तो, नहीं तो अगर उसके पास संसाधन नहीं होंगे तो सरकारी व्यवस्था में अच्छे शिक्षक होने के बाद, उनको अच्छी सैलरी होने के बाद भी उन संस्थानों की शिक्षा व्यवस्था आज चौपट दिखाई देती है। उसके विकल्प के रूप में यह निजी संस्थानों की शिक्षा व्यवस्था ने अपने आप को स्थापित किया है और वह आजकल के विद्यार्थियों को इस लायक बना पा रहे हैं कि आज हमारे विद्यालय से निकले हुए विद्यार्थी वो IAS बन रहे हैं, वह CA बन रहे हैं, वह इंजीनियर्स बन रहे हैं IIT में जाकर के। चलिए डॉक्टर, तो ये सारी चीजें हैं। डॉक्टर ओम जी, आपके पास आते हैं, सवालात वही हैं, शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है, स्कूल फीस के नाम पे आप तो विद्यालय चलाते भी हैं, तरह तरह की स्कूल फीसें, इतनी शायद स्कूल फीस होंगी उंगलियों पे नहीं गिनी जा सकती होंगी। किताबों में केवल आप व्यक्तिगत नहीं ना लीजिएगा, क्योंकि आप एज ए शिक्षाविद यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं एक पूरा सिनेरियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किताबों की अलग कमीशन है, ड्रेस का अलग कमीशन है, स्कूल बैग का अलग कमीशन है, और अब तो ये भी सुनने में आया है कि विद्यालयों ने अपने मीनू भी तय कर दिए हैं कि सोमवार को बच्चा टिफिन में ये खाना लेकर आएगा, मंगलवार को ये खाना लेके आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है शिक्षा से हमारा ध्यान भटक रहा है और इधर उधर की चीज़ों में हम अभिभावकों को निचोड़ रहे हैं? इस सभागार में विराजमान माँ सरस्वती के जो मानद पुत्र हैं, हम सभी उनको नमन प्रणाम करता हूँ। दूसरा, जो नियो परिवार है उसके सभी सम्मानित अग्रगण्य वो भी सरस्वती के मानद पुत्र हैं, उनको नमन प्रणाम करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि शायद और कोई सोचे ना सोचे, मैं तो ज़रूर ये सोचता था कि क्या कोई दिन होगा जब इस मथुरा वृंदावन जनपद से न्यूज़ या चैनल जैसा कोई माध्यम बन पाएगा, तो सारा श्रेय इस परिवार को जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक नाम अवश्य रूप से मैं
लेना चाहूँगा जी। यहाँ जो वर्तमान में जिनकी पूरी ये कार्य क्षमता दिखाई पड़ रही है, अरुण यादव, बड़ा परिश्रम किया है उनने, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से बिना संकोच के धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कि ये वृंदावन में इस प्रकार का प्रयास रहा। आपका प्रश्न बड़ा समसामयिक है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य कहूँ या इसको दुर्भाग्य कहूँ, क्योंकि एक जो प्रश्न है, एक जो व्यवस्था है, उसके दो पहलू हैं, एक सकारात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव। वीपीएस के कार्यकर्ता के रूप के साथ साथ मैं, एक संगठन है हमारा जनपद में शायद जी आप उसके नाम से परिचित हैं, एसोसिएशन एफिलिएटेड स्कूल्स, जिसके संस्थापक हमारे बीच श्रद्धेय भाटिया जी विराजमान हैं जी। उस संगठन का भी मैं एक कोऑर्डिनेटर के रूप में मथुरा जनपद में थोड़ा बहुत काम करता हूँ, कर रहा हूँ। ये जो प्रश्न है ना आपका व्यावसायिकरण का, ये बिल्कुल उचित है, पर मैं एक छोटा सा प्रश्न इस प्रश्न के ऊपर आपसे पूछता हूँ जी। जब हम समसामयिक स्थितियों में हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ के सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को देखते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं, समाज से लेके मीडिया, मीडिया से लेके पत्रकारिता, पत्रकारिता से लेके प्रशासन, प्रशासन से लेके कहीं जन सामान्य तक, सिर्फ एक शिक्षा ही ऐसी बचती है जिसको अगर मैं आज, अजीब सा तो लगेगा सुनने में, सबसे नाजुक, सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में मैं उसको पाता हूँ आज। जबकि आपने बिल्कुल उचित कहा, वृंदावन की भूमि वो भूमि रही है, मैं पिछले दिनों चर्चा कर रहा था, जहाँ से गुरुकुल विश्वविद्यालय के रूप में जिस समय MBBS डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ से हजारों डॉक्टर्स BIMS की डिग्री करने के बाद देश में विदेशों में आज भी कार्यरत हैं। और लगभग मथुरा जनपद का बहुत बड़ा भाग को मेडिकल सेवाएं देते थे। आज MBBS उपलब्ध है, आज BDS उपलब्ध है, आज IIT रुड़की बहुत बहुत उपलब्ध है, शिक्षा बहुत बढ़ गई। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, अगर हम इंजीनियरिंग को देखते थे तो हमें बेंगलोर में जाके इंजीनियरिंग मिलती थी, आज उपलब्ध है। सेम थिंग फॉर द मेडिकल। आज वो गुरुकुल विश्वविद्यालय किस स्थिति में पहुंच चुका है, कहाँ क्या हो रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता जी। ये निस्संदेह ये भूमि कृष्ण की है, कर्म की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। समय बेहद कम है, सवाल पे ही आ जाइए सीधा सा अगर मैं आपका जवाब दूं तो आप जो व्यवसायीकरण का जो प्रश्न करते हैं बार बार, जैसे इससे पहले एपिसोड में विराजमान था, बैठा था जी, तो आपने अध्यात्म को भी व्यवसायीकरण से जोड़ा। आपने अध्यात्म, मैं एक बात कहता हूँ, ये सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर ही आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं, आप व्यापक दृष्टिकोण लाइए। अभी पांडे जी ने बिल्कुल उचित कहा कि आज चाहता तो बहुत कुछ है पेरेंट्स हमसे, आज समाज तो हमसे बहुत कुछ चाहता है, पर समाज से हम कितना चाह रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल उचित है कि आज वहाँ कमीशन सेट हैं, आपकी बात बिल्कुल उचित है कि ड्रेस में भी कमीशन सेट है। आपकी तो सर उसकी आप बच्चे को पढ़ाने की तो विद्यालयों द्वारा फीस ली जाती है, लेकिन फिर ड्रेस के लिए कहाँ से? ड्रेस तो दुकानदार के लिए छोड़ दीजिए ना, किताबें दुकानदार के लिए छोड़ दीजिए। आप उस समग्र को उसमें मतलब बैठिए। आज भी किंचित विद्यालय, कुछ एक विद्यालय ऐसा हैं जो कर रहे हैं, पर आज भी तमाम ऐसे विद्यालय हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं हैं, जिनके यहाँ आज भी मीनू सेट नहीं होता है। आप सर संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं इस तरह के प्रयास किए जाते, सारे विद्यालयों को एक मंच पे लाया जाए, इस स्थिति में सुधार लाने का कुछ प्रयास किया जाए। आदरणीय भाटिया जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो आप बताए संस्थापक हैं उसके, तो उनके सामने भी ये प्रश्न है, वो भी, उनसे भी हम जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे क्या सुझाव वो अपना देना चाहेंगे इस विषय पर। आप हमने मान्यवर संगठन के माध्यम से बहुत बहुत बड़े प्रयास किए और लोगों की कोशिश आज भी हमारी जारी है। और इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सदस्य हैं, आज लगभग 42 विद्यालय CBSE, आई एम टॉकिंग अबाउट द एफिलिएटेड स्कूल्स ऑफ CBSE, 42 विद्यालय लगभग उनका अनुपालन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम लोग मिलते हैं, पिछले दिनों जून में मिले, तो हमारा एक ही एजेंडा होता है कि लोगों ने जो आज व्यवसायीकरण की बात की, हमें इसको हटाना चाहिए। पर एक तथ्य से मैं आज बिल्कुल आपकी से पूर्णतः सहमत हूँ कि इस युग में आज हमें अगर टीचर्स चाहिए तो टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर आपको टीचर्स चाहिए पर आवर 3540,000 रुपये तक भी स्कूल बोरो कर रहे हैं आज उसको। और यहाँ तमाम हमारे प्रबंधक महोदय, निदेशक महोदय विराजमान है। उन स्थितियों में वो पैसा कहाँ से आए? एक चीज़ और छोटी सी मैं जोड़ूंगा, समय थोड़ा सा अधिक ले रहा हूँ। ये सारी बातें हमारी जो सरकारें हैं, हम उनसे प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये पब्लिक स्कूल, ये जो विद्यालय आज प्राइवेट उत्पन्न हुए, क्यों हुए? उसका मूल कारण है हमारी सरकारी व्यवस्थाएं फेल हुई। पांडे जी, एक सवाल के साथ आपके पास आते हैं
अभी योगी सरकार ने हालिया जो निर्देश दिए थे शिक्षा में सुधार के लिए, फीस की बाबत भी कहा था, ये भी कहा था कि CBSE पैटर्न की ही किताबें चलेंगी, प्राइवेट पब्लिशर्स की नहीं चलेंगी। किस तरह के निर्देश कुछ रिटर्न में आए हैं, या क्या कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, या क्या कुछ ज़मीन पे कुछ हो रहा है उन निर्देशों को लेकर? सरकार से तो इस प्रकार के कोई निर्देश अभी लिखित रूप में जारी नहीं हुए हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन या कुछ लोगों ने इस प्रकार की बात कहने का प्रयास किया था जी। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ कि विद्यालयों में NCERT की जो बुक्स हैं उनको ही लगाया जाए, और अतिरिक्त वजन अभिभावकों के ऊपर जो अतिरिक्त जो प्रकाशकों की पुस्तकें लगाकर किया जाता है वो न डाला जाए। और हमारे विद्या भारती के चलने वाले जितने विद्यालय हैं वो सभी विद्यालयों में यह स्पष्ट निर्देश है कि इस प्रकार के किसी भी कार्य को, जैसे अन्यत्र प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें लगाना या बैग या ड्रेस के नाम पर कहीं पर विद्यालय से उनको बेचना, या अन्य प्रकार की ऐसी चीज़ें जिनसे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ कमीशन खाया लिया जा रहा है, तो यह सब पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश माने, या हमने स्वेच्छा से इस चीज़ को अपनाया है। तो कहीं पर पहले भी हम नहीं करते थे और आज भी हम इस दिशा में कोई भी इस प्रकार का काम हमारे संस्थान नहीं करते हैं जिससे अभिभावकों पर वजन पड़े। वेद जी, माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। दर्शकों, तो इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं अंजू सूद जी, श्याम प्रकाश पांडे जी और डॉक्टर ओम जी। ये सभी वृंदावन की शिक्षा के साथ, शिक्षा पद्धति के साथ और शिक्षण व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में जिसका नाम है मैं मथुरा हूँ। हमारे मंच पर इस समय वृंदावन के शिक्षा से जुड़े कुछ लोग, कुछ हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, जिनमें हैं अंजू सूद जी जो हनुमान प्रसाद धानुका सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, श्याम प्रकाश पांडे जी जो एक शिक्षाविद होने के साथ साथ परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं वृंदावन पब्लिक स्कूल धौरेरा के निदेशक डॉक्टर ओम जी। इस वक्त हमारे पैनलिस्ट श्री मोहन स्वरूप भाटिया जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए आज की हमारी इस चर्चा में उनकी रायशुमारी भी आवश्यक हो जाती है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि मेरी किसी बात को एक पक्षीय न समझा जाए, क्योंकि मैं एक शिक्षा संस्था से जुड़ा हुआ हूं, तो ये न समझें कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूं। पहली बात तो ये कि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको निजी कहना उचित नहीं है। ये सभी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं या ट्रस्ट बना हुआ है, और इन पर CBSE का बहुत नियंत्रण होता है। इनको मान्यता तभी मिलती है जबकि वो नियमों को पूर्ण कर लें, जिसमें कक्षा का आकार, क्लास का साइज ये है, टीचर्स की क्वालिफिकेशन ये है, प्लेग्राउंड है, बहुत सी उनकी शर्तें हैं जिनका पालन होता है। ये शिक्षण संस्थाएं तब प्रारंभ हुई जबकि सरकारी स्तर पर चलने वाली संस्थाएं जो थीं उनका स्तर गिरा। यदि उनका स्तर ठीक रहता तो इनमें से कोई संस्था स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी। और आज भी यदि प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज दिए जाएं तो इन शिक्षण संस्थाओं का स्तर सुधर जाएगा। और जिन शिक्षण संस्थाओं पर आरोप लगाया जाता है कि फीस अधिक लेते हैं या उनके यहाँ नियमों का पालन नहीं होता, पुस्तकें व्यापारीकरण हो गया है, वो सब समस्या समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक प्रश्न है इन शिक्षण संस्थाओं पर जो बात कही जाती है, यदि आप अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छे शिक्षक शिक्षिकाएँ भी चाहिए, उनका वेतन भी उसके अनुरूप होना चाहिए। NCERT की पुस्तकें अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें ऐसी जिनको के शिक्षक ये समझते हैं कि विद्यार्थियों के हित में बहुत आवश्यक हैं, जो NCERT में नहीं हैं, उनको लगाया जाता है। ये कहीं पर ऐसा नहीं है कि अधिकांश रूप में हो। आवश्यकता इस बात की है कि शासन एक समिति बनाए और फीस निर्धारित कर दे। आज जितना प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल के बच्चों की फीस पर खर्चा होता है सरकार का, वो हज़ारों में है। एक बच्चे की फ़ीस अगर आप
प्राइमरी स्कूल की देखें और उस पर जो व्यय आ रहा है सरकार का वो 2000-2500 रुपया होता है, जबकि इन शिक्षण संस्थाओं में किसी की फीस इतनी अधिक नहीं है। शिक्षा का स्तर क्या है ये सब आपके समक्ष है। कमियां हो सकती हैं, जो शिक्षण संस्थाएं कुछ तो ऐसे हैं जो कि समर्पण भाव से उन कार्य को कर रहे हैं, जिनमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं, जैसे विद्या भारती की शिक्षण संस्थाएं हैं, वो किसी की प्राइवेट नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन शिक्षण संस्थाओं के संचालक हैं वो पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। उनके आप इस बात की कल्पना कीजिए कि उनके जो भवन हैं, आज वो ज़मीन नहीं मिल सकती, करोड़ों रुपए में वो भवन नहीं बन सकते यदि सरकार चाहे कि उस स्तर की शिक्षण संस्था बना दी जाए। 24 घंटे उन लोगों का चिंतन मनन इस कार्य के लिए रहता है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा अनुशासन, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ, क्रीड़ा की गतिविधियाँ कर सकें। आज आप सरकारी स्कूलों में देखिए पंखे नहीं हैं, बिजली नहीं है, बैठने के लिए फर्श या फर्नीचर नहीं है। तो ये सब अगर यदि करना होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता तो आर्थिक संसाधन जुटाने की होगी। जी वेद जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होता है RT, जो गरीब बच्चों के लिए कुछ विद्यालयों में उनके प्रवेश की अनुमति दी जाती है, उन्हें व्यवस्था दी गई है, वो कहीं धरातल पर नज़र नहीं आती। बड़े दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है, जनपद में मात्र 70 से भी कम बच्चे हैं जिन्हें इस व्यवस्था के तहत प्रवेश दिया गया। इसमें कहाँ अड़चन आती है, जबकि उसकी फीस सरकार द्वारा दी जाने की व्यवस्था की गई है? आपसे शुरू करता हूँ। अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो ऐसे सराउंडिंग्स के बच्चे हैं, मैंने पहले भी कहा उनकी क्षमताओं में कमी नहीं है, और विद्यालयों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको 25%, 5%, कुछ परसेंटेज के अंदर में उनको एडमिशन्स के लिए कहा गया है। और हमारी संस्थान विद्या भारती ऐसे बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए विशेष एफर्ट्स करती है। सर्वे करवाकर ऐसे बच्चों को हम लोग अपने विद्यालयों में प्रवेश देते हैं हमारे संस्थान में। और बाकी समाज के अंदर जो अन्य विद्यालय हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके यहाँ भी इस तरह के कार्य होते होंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं वो तो सबके लिए मान्य है। आंकड़ा महज 70 बच्चे भी नहीं हैं पूरे जनपद भर में। नहीं, आप एक बार फिर से सर्वे कराएंगे तो ज़्यादा निकलेंगे। इतने ज़्यादा तो हमारे विद्या भारती के लगभग 8 स्कूल हैं, उससे ज़्यादा तो उसी में निकल आएंगे। तो लगभग मैं जहाँ तक समझती हूँ 20-25 तो मेरे ही यहाँ होंगे। चलिए, एक विषय थोड़ा सा जिन मुद्दों पे आज हम शिक्षा के मुद्दों वेद जी, माफ़ी चाहूँगा, हमारे वरिष्ठ साथी गोविंद जी सवाल पूछना चाह रहे हैं। मेरा भी क्वेश्चन इसी विषय पर है मैडम से। जी, शिक्षा के अधिकार के तहत मैं मैडम से पूछना चाह रहा हूँ कि जो आदेश है कि 25% गरीब बच्चों को एडमिशन देनी चाहिए, आपके विद्यालय में अभी तक रिकॉर्डेड कितने गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन दिए हैं? एडमिशन सर हमारे यहाँ इस समय पर मैंने कहा ना 20-25 बच्चे तो अभी इस तरह से हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये इस समय प्रक्रिया चल रही है। नहीं, अभी तक कितने हो चुके हैं? 20 से 25 बच्चे हैं मेरे पास। गरीब बच्चों की, क्योंकि आपका विद्यालय इस तरीके का है, गरीब परिवार के बच्चे आपके यहाँ नहीं आ सकते हैं। शिक्षा के व्यवसायिक गरीबी से मेरा मतलब गरीबी की रेखा से नीचे वाले बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। गरीब का मतलब मैं भी उसी रेखा की बात कर रहा हूँ जी। सबसे बड़ा सवाल व्यवसायीकरण का ये आता है कि गरीब परिवार के बच्चे की भी तमन्ना होती है कि आपके विद्यालय में पढ़े, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता है। तो क्या उस कंडीशन में आप उस बच्चे के एडमिशन देने के लिए आप तैयार होते हैं? जी बिल्कुल, अगर बच्चे में योग्यता है, टैलेंट है, उसमें किसी भी तरह का टैलेंट है, खाली मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम जो विद्या भारती के संस्थान है इससे हम जुड़े हैं, हमारा उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं। और आपके मंच के माध्यम से जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने बनाया है आज, जो पूरे मथुरा में और बाहर तक दूर दूर तक जा रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस जनपद में स्पोर्ट्स एकेडमी को लेकर और म्यूज़िक एकेडमिक्स इस तरह से भी ऑल ओवर स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी हम लोग काम करते हैं। और आपके साथ, आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, ये संदेश दूर दूर तक देना चाहते हैं।
अपने विद्यालय की मैं बात कर रही हूँ कि जो अंडर पॉवर्टी लाइन है, इतने बच्चे, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा आपको इस समय नहीं बता सकती, मैं तैयारी से नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास बच्चे हैं। जी मैम, एक छोटा सा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा जो शैक्षिक परिदृश्य से थोड़ा सा अलग है, हालांकि चिंताजनक है, आप भी इस पर चिंतित होंगे निश्चित रूप से, मैं ये कहूँगा। जी, वृंदावन में पिछले दिनों कुछ एक मामला ऐसा चर्चित आया जब फेसबुक पर, सोशल साइट्स पर कुछ बच्चियों की फोटोओं के साथ छेड़छाड़ करके वो वहाँ पर पोस्ट कर दी गई। वृंदावन जैसे धार्मिक महत्व के, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली रही है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, इस पूरी नगरी को ही बड़े आदर भाव के साथ देखते हैं, कितना चिंतनीय मानती हैं, क्या बच्चियों को इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो इन चीज़ों से बच सकें? जी बिल्कुल, लड़कों को भी संस्कारित करने की आवश्यकता है। ये मैं आपको इस प्रश्न के लिए मैं आपको बहुत साधुवाद कहती हूँ, और इस आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज के जिस एरा में हम जी रहे हैं वो शिक्षा देने का युग नहीं रहा कि क्लासरूम तक हम सीमित हो जाएं। हमको इसकी जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और बच्चे के पास में है, हमें तो एडल्ट क्लासेस भी लगानी होंगी। हमें उन माँ बाप को भी शिक्षित करना होगा जो स्मार्टफोन अपने बच्चों के हाथों में थमा देते हैं। जी, हमें उन जो बच्चों की हेल्प के लिए जगह जगह कोचिंग सेंटर्स बने हैं, हमें उनके ऊपर भी एक दृष्टि रखनी होगी कि वहाँ पर भी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतना एक्सपोजर और इतना मैं कहूँ कि एक्सप्लॉयटेशंस आजकल है, तो हमें उसके लिए इन बच्चों को पूरी तरह से शिक्षित करना होगा, काउंसलिंग करनी होगी पेरेंट्स की, बच्चों की, कि हम इस जो भी गलत हो रहा है उससे हम इनको बचा सकें। और हम ये कार्य अपने विद्यालय में साइबर जो क्राइम स्पेशलिस्ट हैं उनसे उनको बुलाकर साल में 2 बार 3 बार उनसे काउंसलिंग करवाते हैं बच्चों की। और इस तरह की संस्थान अगर आपके मंच से कुछ होगी और आपका मंच हमारी कुछ भी सहायता लेना चाहेगा तो हम जरूर आपके साथ में आएंगे। मैम हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, अनूप जी। जी, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कुछ। मेरा सवाल आप सभी को नमस्कार, ओम जी से है, डॉक्टर ओम जी से। मैं एक बात याद करता हूँ, मुझे अभी तक बड़ा अच्छे से याद आ जाता है, आप लोग में से कोई अछूता नहीं होगा यहाँ बैठे बच्चों के अलावा। हम लोग एक एक किताब, ओम जी, 5-5 भाई बहन पढ़ लेते थे। मतलब मेरी सबसे बड़ी बहन से उससे छोटी बहन, फिर उससे छोटी बहन, फिर भैया, फिर मैं, और उसके बाद ओम जी फिर ये कॉलोनी में या बस्ती में लोग ये देखते थे कि कौन सा वाला बड़ा भैया या बहन कौन सी पास कर गया है, तो पड़ोसी आपसे वो ले जाते थे। किताबों पे बड़ी चर्चा हो गई, तो कैसे करें? क्या ये वाला दौर लौट के आ सकता है? इस चिंता को कर लें, इस आपस में संवाद कर लें, ऊपर तक कहीं बात करने से शायद विकल्प निकलते हैं, सुझाव निकल जाते हैं। क्या करें? उन यादें ही रह जाएंगी या कभी दौर लौटेगा? ओम जी, आपने बिल्कुल उचित कहा, और आपने ही, मेरी पीढ़ी ने भी वो देखा है, और संभवतः पांडे जी और मैडम की पीढ़ी ने भी वो देखा होगा। आप तो पुस्तकों की बात करते हैं, हमारे पास जो कभी तथाकथित ड्रेस का नेकर होता था वो भी बड़े भाई साहब के बाद छोटे भाई साहब, उसके बाद हम पहना करते थे। कई बार पाबंद की स्थितियाँ होती थी। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, ये दौर होगा, ये दौर निश्चित रूप से होगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर जोड़ूंगा भी, जैसे मेरे भैया ने कहा शिक्षा का अधिकार, उसमें पांडे जी ने, मैडम ने आंसर दिया, पर थोड़ा सा मैं 1 मिनट चाहूँगा उसमें। जी, शिक्षा का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। किसी भी प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल, किसी के द्वारा ये संभव नहीं है कि उसका उल्लंघन कर सके। कुछ मानक, कुछ व्यवस्थाएं, सिस्टम बनाए गए हैं जो प्रशासन के माध्यम से हैं। उन व्यवस्थाओं में यथासंभव परिवर्तन होते रहते हैं, और परिवर्तन में भी ये आया है कि वो सारे जो भी उसका लाभ लेना चाहेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद स्कूलों का सर्वे होगा, और अभी चल भी रहा है, सर्वे कई जगह हो रहा है। उस सर्वे के माध्यम से वहाँ से हमारे पास नाम आएंगे, और नाम आने के बाद हमको उनको एडमिशन देना पड़ेगा। एक तो है डू और एक है हैव टू डू, देना ही पड़ेगा, उसमें कोई किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। एक जो छोटा सा प्रश्न आपका था, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, कि क्षतिपूर्ति कैसे हो। एक बहुत बड़ा, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी स्कूल की फीस 3,500 रुपया है, किसी की 2,500 रुपया है, किसी की 1,500, अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के हिसाब से। गवर्नमेंट वहाँ फिक्स करती है 70 रुपया, 80 रुपया, 250 रुपया।
ये आप अगर देखें, आप लोग तो विज्ञ हैं और नारद के समान आप यत्र तत्र सर्वत्र आप सब जगह व्याप्त हैं, आपकी व्याप्ति को कोई रोक नहीं सकता। तो आप पता करिएगा क्या 250 रुपये में वहाँ वाटर कूलर लगा के, पेरेंट्स चाहता वो सारी चीज़ें हैं, पेरेंट्स चाहता सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। हमने संगठन के माध्यम से एक चीज़, और मैं व्यावसायीकरण की बात मेरी बीच में रह गई थी, हमने सूर सदन में एक प्रांतीय अधिवेशन किया और उसमें हमने मांग रखी थी कि आप सारे जो स्कूल्स हैं किसी भी हैं, आप उनको व्यवसाय फैक्ट्री एक्ट में लागू कर दीजिए, फैक्ट्री एक्ट में शामिल कर दीजिए, प्रोडक्शन लीजिए, सेल टैक्स लीजिए, इनकम टैक्स लीजिए। शासन के माध्यम से हमने वो जो आज तक कभी नहीं हो पाया, क्योंकि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। स्थिति ये है कि गवर्नमेंट, जैसे भैया जी ने कहा, श्रद्धेय भाटिया जी ने कहा, गवर्नमेंट हमारे जैसे यूनिवर्सिटीज़ में करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाओं के हिसाब से फीस फिक्स कर दे, सीट फिक्स कर दे और रेमुनेशन फिक्स कर दे। 25% बच्चों का मतलब आप समझिए, अभी भी अनूप जी उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। किस लेवल से हो, प्राइमरी लेवल से हो, नर्सरी लेवल से हो, जूनियर, क्योंकि मैं संगठन के साथ जुड़ा हूँ और मेरा दुर्भाग्य कि आगरा मंडल में भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। किस लेवल पे उनको एडमिशन दी जाए? अगर नर्सरी लेवल पे दी जाए कि 25% सीटें ऊपर तक खाली होंगी, उसमें भी बहुत से कन्फ्यूज़न है, अध्ययन चल रहा है। सारे विद्यालय तैयार है, शिक्षा भारती नहीं सारे। आपने जो पुस्तकों की बात कही, यू आर राइट ऑन योर पार्ट, वो व्यवस्थाएँ अभी नहीं हुई हैं। आज भी हमारे तमाम स्कूल्स ऐसे हैं जो जैसे अभी आपने पांडे जी से प्रश्न किया कि एनसीईआरटी की बुक्स, सीबीएसई की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है पर गाइडलाइंस हैं जी कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ाइए, जो कि बहुत सस्ती हैं। वहाँ हमारे तमाम विद्यालय ऐसे हैं जिसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि पुस्तकें महंगी महंगी पुस्तकें लगाते हैं और पुस्तकों की दुकान भी अपने यहाँ खोल देते हैं, ड्रेस की दुकान भी खोल देते हैं, और करने के बाद पुस्तकें नहीं हो पाती हैं। पर अनूप जी, ये दौर निश्चित रूप से आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और आज भी ऐसी स्थितियां हैं, मैं जहां तक कहूँ एनसीईआरटी किताबें बहुत जल्दी बदलती नहीं हैं। यदि मैं जितना जानता हूँ 100 शिक्षण संस्थानों को अगर हम देखें, जितना हम लोगों को एक आमतौर पर जानकारी मिली है, तो उसमें से शायद 80 किसी सोसाइटी से संचालित हैं। अब वो सोसाइटीज़ क्यों बनाई जाती हैं, अब उसके लिए किसी दिन बैठूंगा तो और समझने की कोशिश करूँगा, तो वो बात अलग हो गई। एक बात है जब शिक्षा के अधिकार की, ओम जी, और आपने कहा कि वी हैव टू डू, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, और सच्चाई है कि हमारे देश के हालात की वजह से सुप्रीम कोर्ट को बाध्य होना पड़ा होगा ये कहने के लिए। लेकिन मैं ये बात ये भी थोड़ा सा बस केवल हल्के फुल्के अंदाज में मैं आपसे कह सकता हूँ, जब सामने शिक्षक हो तो उनसे उसी दर्जे में ही बात कर सकते हैं कि क्या लगता है, ऐसा लगता है कि जो प्रचार प्रसार होना चाहिए इसका, वो कहीं दबा दिया जाता है, उसको छुपा लिया जाता है, बोले ज़्यादा मत प्रचार करो, नहीं तो जो सक्षम बच्चे हैं जिनसे हमारा ये संस्थान चलना है, जिससे हमें मीट आउट करना है, जो वायबिलिटी रखनी है पूरी खर्चों की, वो संख्या कम हो जाएगी। जो बच्चे पढ़ने की लालसा में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आ जाएंगे, वो वाली संख्या बढ़ जाएगी, चाहे वो आपके स्तर पर प्रचार प्रसार कम होता हो या प्रशासनिक स्तर पर। इसको एक मेरा बस छोटा सा, बस एक छोटे भाई का व्यंग्य समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं, लेकिन लगता नहीं है कि शिक्षा के अधिकार का प्रचार प्रसार हो पाया है। संख्या आंकड़ा अभी अंजू जी भी बता रही थी बहुत कम है। अनूप जी, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, पर सत्य ये है इस प्रचार का जुम्मा शिक्षण संस्थाओं का नहीं है। इस प्रचार प्रसार का जो जुम्मा है, कभी कभी आप भी कर लीजिए, वो संस्थाओं का है। और रही बात इसकी कि आज क्षमा करेंगे मुझे इस सभागार में बैठे हुए जो भी महापुरुष हैं, पेरेंट्स हैं, शिक्षाविद हैं, जो भी लोग हैं, संत हैं, महात्मा, प्रणाम करता हूं मैं। सत्य ये है कि पेरेंट्स आज शिक्षा के लिए स्कूल में बच्चे को 50% भेजना चाहते हैं। वहाँ एसी है, वहाँ मिनरल वाटर है, वहाँ आरओ है, वहाँ एजुकेशन के लिए भेजना कब चाह रहे हैं? दे वांट सब 5 स्टार फैसिलिटीज़ इन द स्कूल। बच्चे को भेजना नहीं चाहते शिक्षा के लिए 50% पेरेंट्स। तुम्हारा कहाँ पढ़ा रहा है? अमुक जगह पढ़ा रहा है, वहाँ सुविधाएं, सुविधा माने नॉट शिक्षा, नॉट एजुकेशन। इस पर भी थोड़ा सी आज विचार की आवश्यकता है, आज इस मंच के माध्यम से विचार की आवश्यकता है। स्कूल इज़ मेड फॉर एजुकेशन, नॉट फॉर द फैसिलिटीज़। इसी गुरुकुल में पट्टियों में बैठ के शिक्षा पढ़ी, आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। हम भी कभी कहते थे माँ को एक पंखा लग जाए स्कूल में तो हम चले जाएं। मेरा निवेदन इतना सा है, ये प्रचार प्रसार का जिम्मा, हाँ विसंगतियों को दूर अवश्य करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि जो रेमोनेशन, स्कूल की जो सुविधाएं जो चाहता है पेरेंट्स, हम भी आज भी, जैसे मैडम ने कहा, पांडे जी ने कहा, और मैं भी आपको व्यक्तिगत बात कहूँ, इट्स माई पर्सनल फीलिंग्स, कि आज हम बिना प्रचार प्रसार के, बिना हल्ला गुल्ला के, भाटिया साहब भी और तमाम जो हमारे स्कूल्स हैं, मैं उन सबकी इस बात को कहता हूँ, 10, 20, 25 बच्चों को आज निश्चित रूप से जो पॉवर्टी लाइन्स के बिना हल्ला गुल्ला के उनको पढ़ा रहे हैं।
पुस्तकें दे रहे हैं, उनको वजीफ़ा दे रहे हैं, उनको आगे से आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हल्ला गुल्ला नहीं होता, हमारी उन बातों का ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है। हाँ, ये ज़रूर सच है, ये ज़रूर सच है। मैं अपने श्रद्धेय पितृश्री चरण, मेरे गुरु चरण रहे, मेरे पिताश्री, वो कहते थे बेटा आध्यात्मिक की बात। मैं बीच में प्रश्न पूछना चाह रहा था जब ठाकुर जी का सेशन था, जिसकी सातों फूट जाएँ वो भागवत में आ जाए। मैं अब ये कहता हूँ कि जिसकी सातों फूट जाए, जिसको कहीं कुछ नहीं मिले, वो स्कूल खोल के बैठ जाए। ये एक सत्य है आज का। विद्यालयों को शिक्षा का मंदिर माना जाता है और शिक्षा से क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका पता चलता है। नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, नैतिक शिक्षा का भी एक सब्जेक्ट होता था, आज शायद वो कहीं खोसा गया है। इसीलिए शायद जो विद्यालय हैं वे भी नैतिकता को भूल बैठे हैं और व्यावसायिक संस्थान बन गए हैं शिक्षण संस्थानों की बजाय। मुझे याद आता है कि मैं चुंगी के स्कूल में पढ़ा था, क्या फीस होती थी पता ही नहीं। उसके बाद में किशोरी रमण या अन्य विद्यालयों में जहाँ कहीं हम पढ़े, वे भी समितियों वाले विद्यालय थे, उनमें 11 रुपये फीस होती थी। हाई स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ। और आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हजारों रुपए की फीस है उनकी। और आज मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मध्यम वर्गीय जिनको तनख्वाह 6,000, 8,000, 10,000 मिलती है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? आप बताएं। जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं वो खुद नैतिकता का पालन नहीं करते हैं। किसी एक शिक्षण संस्थान से हमारा ये कहना नहीं है, अधिकांश ऐसे हो गए हैं। खत्री जी प्रश्न मुझसे या तभी से है इस विषय पर अंजू जी कुछ कहना चाह रही हैं, उन्हीं से पूछना चाहिए। मैं आपका जो प्रश्न है, आपकी पीड़ा समझ में आती है और ये पीड़ा हम तक भी है, क्योंकि हम सब भी उसमें व्यवसायीकरण में आप सबको लपेटते हैं। पर आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन विद्यालयों में आप पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, इतने कम फीस में, उन विद्यालयों की जो आज की स्थिति है वो किसने की? उसमें क्यों नहीं आप आज पेरेंट्स बच्चे भेजते? आप दूसरे को दोषारोपित करके नहीं, मैं दोषारोपित स्वयं नहीं को दोष मुक्त नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि उसकी स्थिति ऐसी क्यों हुई। चलिए, अगर आपको ये दोषारोपण लगता है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे संस्थान शिक्षा को लेकर, नैतिकता को लेकर हर उस कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, हर उस कार्य को कर रहे हैं कि जिससे कि समाज में एक हार्मोनी बने, भाईचारा बने, सामंजस्य बने। हम अपने स्कूल के प्रवेश के समय सभी सेगमेंट से हम बिना किसी भेदभाव के हर तरह के बच्चे को प्रवेश देने के लिए देते हैं, उसको सिर्फ उसकी योग्यता के आधार पर। ना हम उसका आर्थिक रूप से मूल्यांकन करते हैं, ना हम उसका किसी धार्मिक या सामाजिक या जातिकरण के रूप से, हम सिर्फ उसको एडमिशन देते हैं। और मैं अपने विद्यालय और अपने संस्थान की बात करती हूँ, हमारी बहुत नॉमिनल फीस होती है। हम लोग इतनी फीस नहीं ले रहे हैं कि हम उस व्यवसायीकरण के क्षेत्र में गिने जाएं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अपने लोकल प्रशासन के अनुसार जो भी गाइडलाइंस मिलती हैं जिस भी तरह की, हम उसका पूरा तरह से पालन करते हैं। जी मैम, मुझे लगता है जवाब आ गया है। पोडियम से कई बार इशारे किए जा चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो कि मेरा नहीं है, कवरेज के दौरान हमसे अक्सर पेरेंट्स द्वारा पूछा जाता है, शिक्षकों द्वारा पूछा जाता है, निजी स्कूलों के संदर्भ में है। कई बार शिकायत ये आती है कि निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों से फीस पूरे 12 महीनों की ली जाती है। जो वाहन का खर्चा है स्कूल बस का, वो भी 12 महीनों का लिया जाता है, जबकि 2 महीने गर्मियों की छुट्टी रहती हैं। लेकिन जो टीचर हैं उनको वेतन 10 महीने का दिया जाता है। डॉक्टर राम जी, आखिरी सवाल आपके पास, संक्षेप में जवाब दिए, उसके बाद मुझसे। जी आपसे। जी, आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। तमाम जगह की ये शिकायतें हमारे पास संगठन के माध्यम से आती है, पर मेरा अपना ऐसा मानना है, जो CBSE के एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनमें इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। वहाँ जो व्यक्ति ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट है या B.Ed है और रेगुलर अगर उनके ऑन रोल पे है,
तो लगभग उसको जो स्केल्स मिलने चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, वो लगभग मिलता है। कई जगह ये व्यवस्थाएं ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग अवश्य आती हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है सीबीएसई के स्कूल्स हैं जहाँ नियमित ट्रांसपोर्ट है, वहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, क्योंकि पूरे साल की फ़ीस लेने के बाद परिवहन व्यवस्थाएं अन्य सबको पूरे 12 महीने का दिया जाता है। और कई बार तो मान्यवर ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि जब आपको पता है इस जनपद की स्थितियाँ, बात करने के बहुत बड़े मुकाम है यहाँ पर, फीस कई बार स्कूल हमारे श्रद्धेय भाटिया जी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, अभी भी मई जून के महीने में कई बार 2000 स्कॉलर्स में से 500 फीसें आ पाती हैं। आपको सारे एक्सपेंडिचर्स, पांडे जी ठीक कह रहा हूँ, हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स फंड समेत हमें कहाँ से करने पड़ते हैं ये हम ही जानते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, कई जगह होता है ऐसा। एक थोड़ा सा अंतर और कर लीजिएगा प्लीज़, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। एक है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, और एक लिखा जाता है एज पर द सीबीएसई पैटर्न। ये जो पैटर्न है ना, ये सब फर्जिफिकेशन है, और तमाम पेरेंट्स ये समझते हैं कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। हाँ, संभवतः वहाँ कुछ ऐसा होता होगा, और ऐसे संज्ञान हमारे पास आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं लगातार संगठन के माध्यम से। और ये कोशिश इस प्रोग्राम के बाद ये रहेगी कि इस तरह की अगर कोई बातें आ रही हैं तो हम उनमें संशोधन करें, और जो कुछ हम आपसे ले पा रहे हैं आज उनका भी इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करें, और यही आशीर्वाद शुभकामनाएं आपसे चाहें। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल ऑडियंस में से पूछना चाह रहे हैं। सर, आप प्लीज़ अपना नाम और सवाल बताएं। जो प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, क्या अपने प्रभाव से सरकारी शिक्षण संस्थानों को नुकसान नहीं पहुंचा रही? दूसरा मेरा आपसे एक और प्रश्न है, जब प्राइवेट शिक्षण संस्थान अपनी प्रसिद्धि कर ही रही हैं, अपनी प्रशंसा कर ही रही हैं, तो क्या उनके यहाँ जो सेवारत शिक्षक हैं वो उपयुक्त हैं? उनकी उपयुक्त सेवा बच्चों को दे रहे हैं अपनी शिक्षा के अनुसार या समाज के अनुसार, या वो बेचारे केवल अपने दिन काट रहे हैं? ये दोनों बातें हैं। शिक्षण संस्थाएं इसके लिए उत्तरदायी है या नहीं? जी, सवाल बहुत अच्छा है। किससे है? हाँ, आप सभी से है जी। मैं इसके उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ जी, संक्षेप में सर दीजिएगा। संक्षेप में इसका उत्तर दूंगा मैं। आदरणीय कपिल जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया है। सभी जो संस्थान हैं, आज इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, और इसी विषय पर ये सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो मानकों को पूरा करते हैं। जैसे सीबीएसई से जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उस निर्धारित मानक के टीचर्स को रखते हैं, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर उतना करते हैं, और उनको जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उतना देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय हो सकते हैं समाज के अंदर चलने वाले, जो टीचर्स के लिए उतनी सैलरी को नहीं दे पा रहे होंगे। तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों पर सवाल उठाए जाने चाहिए, और जब ये सवाल उठेंगे और ये मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये विषय लोगों तक पहुंचेगा, तो उन प्रबंधन को भी और लोगों को भी इस पर विचार करने पर विवश होना पड़ेगा। हम जो संस्थान चला रहे हैं, हम ये प्रयत्न करते हैं कि उन संस्थानों में वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड और अच्छी सैलरी उनको दी जाए, ताकि वो समाज में बराबर के स्तर पर होकर के रह सकें और चल सकें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। इस शिक्षा के विषय में बहुत सारे जो चीज़ें आई हैं, उसमें दोनों पक्षों को ये देखना जरूरी है कि संस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा, टीचर्स की सैलरी कैसे निकलेगी। वहीं पर दूसरा पक्ष ये भी देखना जरूरी है कि अभिभावकों के ऊपर कोई वजन ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा। तो दोनों का समायोजन करते समय ये दोनों पक्षों की बात सुनना, देखना, और मीडिया के माध्यम से ये जागरूकता हो रही है, पहुंच रहा है विषय, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रबंधन जो इन सारी चीज़ों में जिन्हें सुधार की अपेक्षा है वो सुधार करेंगे ही, ये मेरा मानना है। एक विषय मेरे ध्यान में था, अनूप जी ने जो विषय उठाया था, उस विषय को मैं एक बार बताना चाहता हूँ किस पद्धति से उसको हम दोबारा ला सकते हैं। जैसे हम अपने संस्थानों के अंदर पर्यावरण की बात करते हैं, तो पर्यावरण की सुरक्षा में पेड़ों की सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, इसके कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। हम अपने बालकों को किसी न किसी कार्यक्रम में ये बात समझाएं और अभिभावकों तक ये संदेश पहुंचाएं, जो अनूप जी का संदेश है कि एक बार खरीदी गई पुस्तक जब तक वो एनसीईआरटी उसको चेंज न करे, क्यों नहीं उसके आगे आने वाले सालों में उनसे छोटे भाई बहन या और दूसरे विद्यार्थी उनसे लेकर के उनको पढ़ सकेंगे। तो निश्चित रूप से यह
वो पेड़ों को कट करके बनने वाली पुस्तकें और उससे होने वाला जो कागज का खर्चा है वह भी बचेगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी बचेगी। हमने अपने विद्यार्थियों को ये बात कही है और हमारे विद्यार्थी बहुतायत मात्रा में दूसरे विद्यार्थियों से अपनी पुस्तकें लेकर के उसका अध्ययन करते हैं। जहाँ अभिभावकों को ही शौक होता है कि हमें नई किताबें ही दिलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कुछ अच्छा करके देना है, उनको तो विद्यालय संस्थान रोक नहीं सकता है। ये बात एक प्रश्न था कि सरकारी संस्थान हम अपने प्रभाव से गिरा रहे हैं, ऐसा विषय नहीं है आदरणीय कपिल जी। हम सरकारी संस्थानों के पतन के कारण से उनकी जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई है उसका विकल्प हम दे रहे हैं और इस विकल्प में हमारे जैसे संस्थान जो किसी ट्रस्ट से चलते हैं, संस्था से चलते हैं, वे समाज के महानुभावों के सहयोग से, आपके सहयोग से ही हम चलाते हैं। एक फीस स्ट्रक्चर का विषय था, फीस माफ़ी वाला विषय था। विद्यालय संस्थान, विद्यालय के जो संसाधन है उसके आधार पर भी करते हैं और समाज से सहयोग लेकर भी हम करते हैं। ये सब हमारे यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, वो भी ऐसे गरीब बालकों को पढ़ाने में सहयोग करते हैं। चलिए तो ये सरकार के अपेक्षा हम समाज के साथ जुड़ करके अगर उनकी सहायता कर सकें, इस दिशा में आगे बढ़ने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्याम प्रकाश पांडे जी। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद रही अंजू सूद जी, श्याम प्रकाश पांडे जी और डॉक्टर ओम जी। वृंदावन की शिक्षा व्यवस्था को लेकर और शिक्षा के अधिकार को लेकर तमाम सवालों को पूछा गया और उम्मीद की जा रही है कि उनके सभी के जवाब भी मिले हों। आगे भी जारी रहेगा चर्चाओं का ये दौर, आप देखते रहिए हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।